हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आ गए हैं और आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है गुप्त शासक यानी गुप्त रूलर्स। और हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त एम्पायर के बारे में और उनके बारे में क्या क्या जानकारी हमें मिलती है जो एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। बच्चों, हमारा जो मेन टॉपिक था उसका नाम था राजधर्म के नवीन सिद्धांत यानी न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, जिसमें हमने जाना कि दक्षिण भारत में प्राचीन समय में कौन से नए राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य। फिर हमने जाना सातवाहन और शक शासकों के बारे में। उसके बाद हमने डिवाइन किंग्स के बारे में बात की, जहां पर हमें पता चला कुषाण शासकों ने अपनी दैवीय स्थिति का दावा किया। दे जस्ट कनेक्टेड देमसेल्व्स विद द डिटाइल्स, उन्होंने अपने आप को देवताओं से संबंधित किया और क्लेम किया कि कहीं ना कहीं वो डिवाइन किंग्स हैं, वो दैविक राजा हैं। अब हम बात करने वाले न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप में नए नोशन की बात कर रहे हैं, नए सिद्धांत की बात कर रहे हैं राजधर्म की। और वो क्या है? वो धर्म है गुप्त शासकों का धर्म। गुप्त शासक कौन थे? गुप्त शासक उत्तर भारत पर शासन करने वाला एक प्रमुख शासक थे, जिन्होंने की बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका साम्राज्य आज के भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ था और पूरा उत्तर भारत लगभग इनके एम्पायर में था। गुप्त साम्राज्य का जो वंश, वो मोस्टली जो टाइम पीरियड है वो 319 बीसीई 319 ईसा ईसवी से इस ईसवी तक है। 319 ईसवी से 543 ईसवी तक इनका शासन चलता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था श्रीगुप्त। और पहला महत्वपूर्ण शासक था गुप्त वंश का, वो था, उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम यानी श्रीगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्त dynasty, but the first important ruler of Gupta dynasty was Chandragupta first. Chandragupta first वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 में मौर्य एम्पायर ने को एस्टेब्लिश किया था। 321 बीसी ईसा पूर्व 321 में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम नाम के एक और व्यक्ति ने गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, यानी महत्वपूर्ण शासक ये था। अब आइए हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। ये वही गुप्त साम्राज्य है जिस गुप्त साम्राज्य में फाहियान नाम का चीनी यात्री भारत आया था। चाइनीज ट्रेवलर ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, आपने सुना होगा। दूसरा, हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो वो समुद्रगुप्त भी गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तीसरा, आपने सुना होगा दिल्ली के कुतुब मीनार में के सामने आयरन पिलर लगा हुआ, आयरन पिलर लगा हुआ है, लोहे का स्तंभ है दिल्ली के कुतुब मीनार में, ठीक है, और उसके आस जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो वो आयरन पिलर भी माना जाता है कि एक गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड वाज द रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। एंड इट इज ये एक थ्योरी है कि शायद उन्होंने वहां पर वो आयरन पिलर लगवाया था। कहां पे? महरौली स्तंभ लेक उसको कहते हैं, महरौली आयरन पिलर, ठीक है। तो इतना ग्रेट ये एम्पायर था, नॉर्थ इंडिया में बड़ा फैला हुआ था। अब हम एनसीईआरटी पे आते हैं, ठीक ठीक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्ता एम्पायर था, वो डिपेंड करता था आपके सामंतों पर। दे वर डिपेंडेंट ऑन द सामंतास। अब हमें ये समझता है सबसे पहले कि सामंत किसे कहते हैं, कि सामंत किसे कहते हैं, वो इस सामंता, सामंत किसे कहते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब आप फ्यूडलिज्म पढ़ रहे थे, फ्यूडलिज्म इज इक्वल टू सामंतवाद। तो इन इंग्लैंड देयर वर द किंग्स एंड देयर वर द लॉर्ड्स एंड फ्यूडल्स अंडर द किंग्स। वहां राजा था और राजा के अंदर बहुत ज्यादा जागीरदार थे, जिनको हमने कहा है, या वो लॉर्ड्स थे जिनको हमने कहा था, लॉर्ड्स ही कहा उनको हमने, या फ्यूडल्स थे जिनको हमने सामंत कहा, ठीक है। इसी तरीके से भारत में, अब वो पीरियड 9th सेंचुरी शुरू होता था। इसी तरह से भारत में जब राजाओं के अधीन कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी जमीन पर, किसी क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था और वो व्यक्ति उस क्षेत्र से कर इकट्ठा करता था, टैक्स इकट्ठा करता था, उपहार लेता था प्रजा से, और वो टैक्स को उपहार वो राजा तक पहुंचाता था, वो व्यक्ति, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो उसे सामंत कहा जाता था। इट मीन्स दैट सामंता इज द पावरफुल पर्सन who functions under any king and who control the revenue resources and all the land resources of the region and also provide the military services to the king during the warfare, and he also pay homage to the king, that is called the samant. सामंत वो व्यक्ति होता है जो राजा के अधीन काम करता था, जो जमीन के संसाधनों पर नियंत्रण करता था और अधिक संसाधनों पर भी नियंत्रण करता था। इसके साथ साथ वो जनता से कर इकट्ठा करता था किसी क्षेत्र विशेष से, जहां का उसको
क्षेत्र दिया गया है। इसके अलावा वो उपहार लेता था जनता से और राजा तक वो कर पहुंचाता था, वो उपहार भी वो पहुंचाता था। इसके साथ साथ युद्ध के समय अपनी सैनिक सहायता यानी सैनिकों की उपलब्धता भी राजा को वो करवाता था, वो होता था सामंत। इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य सामंतों पर निर्भर करता था, सामंतों पर डिपेंड था। यानी मान लीजिए कि ये गुप्त साम्राज्य है, तो गुप्त साम्राज्य में राजा सेंटर में है, तो इसने क्या कर रखा है, बहुत सारे सामंत जो है अपने एम्पायर में रीजन में बांट रखे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सामंत रूल कर रहे हैं। ये अलग अलग जो सामंत है बहुत पावरफुल है, मतलब हर सामंत अपने आप में पावरफुल है, भले राजा से शक्तिशाली कोई नहीं है। तो इस सामंतों के पास है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनका, वो आपका रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, गिफ्ट्स या ट्रिब्यूट्स इकट्ठा करेगा, वो आपका मिलिट्री अचीवमेंट, मिलिट्री को अपना मेंटेन करेगा ये वाला आदमी जो है, ठीक है। और टाइम टू टाइम पे जब राजा बोलेगा तो उसको मिलिट्री सर्विस भी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से सामंत जाएगा। ऐसा ही आपने इंग्लैंड में देखा होगा कि लॉर्ड्स के पास नाइट्स होते थे, नाइट्स को उनके लिए लॉर्ड्स की हेल्प करते थे लड़ने में, और जब राजा को जरूरत होती थी तो लॉर्ड्स मिल जाते थे और राजा को हेल्प करते थे। तो इस तरह से जिस तरह से इंग्लैंड या यूरोप में फ्यूडलिज्म था, उसी तरह से एंशिएंट इंडिया में भी फ्यूडलिज्म था, और ये हो गया आपका सामंत, ठीक है। इसको हम एग्जैक्टली नहीं कह रहे वही सामंतवाद। इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य सामंतों पर निर्भर करता था। कभी कभी ये सामंत क्या करते थे, मान लीजिए सामंत है, कभी कभी ये सामंत क्या करते थे लोग, जब ये शक्तिशाली हो जाते थे, जैसे पावरफुल है, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते थे। इंडिपेंडेंट का मतलब फ्री कर देते थे। मान लीजिए कि ये सामंत शक्तिशाली हो गया और राजा कमजोर हो गया, तो जो सामंत है वो अपना एरिया को बढ़ा देगा और वही राजा बन जाएगा, और जो राजा कमजोर है उसको मजबूरी में सामंत के अंतर्गत काम करना पड़ेगा और खुद ही सामंत बन जाएगा। तो ये इस तरह से चलता है। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, जब गुप्ता एम्पायर का एंड हुआ ना, तो उसके बहुत सारे टुकड़े और हो गए थे, और अलग अलग जो सामंत उसके अंदर में पहले काम करते थे, सूबेदार जैसे वो लोग, वो बाद में इंडिपेंडेंट किंगडम्स उन्होंने बना लिए, ठीक है। इसी तरह से भविष्य में इसी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भविष्य में एक हर्षवर्धन नाम का राजा आता है, तो उसके एंसेस्टर जो थे कभी न कभी गुप्त रूलर्स के क्या होते थे, सामंत हुआ करते थे। तो इस तरह से आप सामंत को समझेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है इस गुप्त साम्राज्य से, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि हाउ डू वी रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के इतिहास का निर्माण हम कैसे करते हैं, तो वी रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिटरेचर। साहित्य बड़ी पैमाने पर लिखा गया था गुप्त साम्राज्य के दौरान। उस साहित्य से हमें जानकारी किसके बारे में मिलती है, गुप्त साम्राज्य के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिल जाती है। जैसे संस्कृत लैंग्वेज में पुराण भी लिखे गए थे, पुराण गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता एम्पायर। पुराण हो गए, काफी पुराण लिखे गए, पुराण मतलब पौराणिक ग्रंथ जो संस्कृत में ब्राह्मणों ने लिखे थे, उससे जानकारी मिलती है। कालिदास के भी कुछ ग्रंथ हैं जो टेक्स्ट कालिदास ने लिखे, कालिदास भी गुप्त पीरियड के दौरान ही पैदा हुए थे, इन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है। जैन रिलीजन के टेक्स्ट हमें मिलते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट बौद्ध ग्रंथ भी मिलते हैं जो हमें काफी जानकारी देते हैं किसके बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में। सिक्कों की बात करते हैं, बहुत बड़ी पैमाने पर सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त शासकों ने, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के जारी करने वाले गुप्त शासक थे प्राचीन भारत में, है ना। इन द लार्ज नंबर दे इश्यूड द गोल्ड कॉइन्स, है ना। तो जो थे कौन थे, गुप्त शासक थे। तो सोने के सिक्कों से हमें उनके राजा का चिन्ह, राजा का नाम वगैरह मिल जाता है, तो हम उनका हिस्ट्री को बना सकते हैं। ये हो गया अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। We have the inscription as the source to reconstruct the history of Gupta Empire. हमारे पास गुप्त साम्राज्य के इतिहास का निर्माण करने के लिए इस अभिलेख बड़े पैमाने पर मिलते हैं। ये अभिलेख हमें मिल जाते हैं गुजरात से, इसके अलावा मध्य प्रदेश से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से भी मिल जाते हैं। ये अभिलेख जो हैं किस प्रकार के हैं, कई जगह तो हमें स्तंभों पर मिलते हैं यानी पिलर पर मिलते हैं, और कई जगह हमें ताम्र पत्रों पर मिलते हैं। यानी अभिलेखों की भी हम बात करेंगे तो दो प्रकार के हैं। Some inscriptions are on the iron pillars or the pillars or on the rock pillars, यानी शिला स्तंभ है, कुछ लोहे के स्तंभ है, and some कॉपर प्लेट्स, ताम्र पत्र, तांबे कोई प्लेट बनाकर काट कर उसमें मेटल से खुदाई कर उसमें कुछ न कुछ लिख दिया जाता था, मैसेज, संदेश, डेट्स, या कोई दान किसी को दे रहे, लैंड ग्रांट यानी भूमि का दान किसी को दे रहे हैं, तो कॉपर प्लेट में लिखते थे। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्रोत क्या है मौर्य वंश के बारे में जानने का, कॉपर प्लेट भी है, उसके अलावा हमारे पास पिलर्स मिलते हैं। तो पिलर्स किस किस प्रकार के, यहाँ पे पिलर की बात करेंगे आपके पास आयरन पिलर भी मिल जाएगा, इसके अलावा रॉक पिलर भी मिल जाएगा, चट्टान, शिला स्तंभ। तो शिला स्तंभ से भी मिलता है, कॉपर प्लेट से भी जानकारी मिल जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल भी, और उसका नाम है प्रशस्ति।
प्रशस्ति संस्कृत का वर्ड है, उसको एज इट इज लिखा गया है। अब प्रशस्ति का मीनिंग क्या होता है वो समझना हमने कि प्रशस्ति क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रशस्ति 1 मार्क्स में पूछा गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब है जब प्राचीन समय में कोई कवि या लेखक अपने राजा या आश्रयदाता के तारीफ में, उसकी प्रशंसा में कुछ लिखता था, कोई रचना करता था, तो उसे प्रशंसा कहा जाता था। आमतौर पर प्रशंसा में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता था। उदाहरण के तौर पर गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी महत्वपूर्ण प्रशस्ति से भी मिलती है, और एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध प्रशस्ति है गुप्त साम्राज्य के विषय में, उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। उसका नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति मतलब, प्रयाग का मतलब इलाहाबाद या प्रयागराज जिसको हम कहते हैं, और प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में वहां जो लिखा गया है। यानी कि प्रशस्ति इज रिटन इन द प्रेज ऑफ एनी किंग और ऑफ एनी पैट्रन ऑफ एनी पोएट, एंड इन द प्रशस्ति द पोएट और द राइटर एक्सप्लेन extraordinary things about his king। यानी प्रशस्ति किसी राजा या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के विषय में लिखी जाने वाली कोई रचना होती है जो कवि या लेखक के द्वारा लिखी जाती है, पर उसकी प्रशंसा में लिखी जाती है, उसको प्रेज में लिखी जाती है, और उसमें क्या आमतौर पर बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा जाता है। तो प्रशस्ति इज रिटन इन द प्रेज ऑफ एनी इंपॉर्टेंट पर्सन or related to any king, and it is regarding the praise of any person। ठीक है, तो उसकी प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी जाती है। सबसे प्रसिद्ध जो प्रशस्ति है वो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। वो कौन सी प्रशस्ति है? वो है प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम है हरिसेन। हरिसेन नाम के समुद्रगुप्त नाम के राजा के राजकवि ने संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। भले हिस्टोरियन प्रयाग प्रशस्ति को एक पोएट्री का एक एग्जाम्पल मानते हैं, हिस्टोरिकल कम मानते हैं, लेकिन फिर भी प्रशस्ति से भी हमें जानकारी गुप्त साम्राज्य के बारे में मिलती है। अब हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, हम उनको रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल है गुप्त शासक कौन थे, यानी हु वर द गुप्ता रूलर्स। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि विच रूलर्स वर डिपेंडेंट ऑन द सामंताज। कौन से शासक जो थे सामंतों पर निर्भर थे। तीसरा क्वेश्चन बनता है राइट द फंक्शंस ऑफ सामंताज। सामंतों के कार्य बताइए। चौथा छोटा क्वेश्चन आपके पास बनता है, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विच सोर्सेज वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के इतिहास का निर्माण करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास बनता है व्हाट इज प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या है। अगला लास्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है हु रोट द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है। अगला क्वेश्चन बनता है हु वाज हरिसेना। हरिसेन कौन था। अगला क्वेश्चन आपके पास बनता है हु वाज समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त कौन था। अगला क्वेश्चन आपको बनता है हरिसेन रोट द प्रयाग प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ विच रूलर। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस राजा की प्रशंसा में की है। इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 3 मार्क्स और 1 मार्क्स में दोनों के लिए। थैंक यू वेरी मच।